हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों 8th क्लास में साइंस में हमने आपको लेसन 6 दहन और ज्वाला हमारा चला हुआ है। इसकी वीडियो हम 2 भेज चुके हैं। अब इसमें हम आपको बताया था हमने कि किस तरह से जो है दहन मतलब जो अग्नि होती है, आग होती है, वो किस तरह से अगर हम एक कागज़ की कीप बनाते हैं तो और उसमें हम पानी डालते हैं और उसे मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो पानी जो है कागज़ नहीं जलता बल्कि पानी उबलने लगता होता है ना। तो ये आपने उम्मीद है आपने देखा भी हो करके। और इसी विषय में हम आपको इसमें आगे बताएंगे। ये है बच्चों, कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। ये जैसे किसी भी चीज़ को हम जब गर्म करते हैं तो जब हम जैसे तांबे की छड़ है या किसी भी, तो उसको जब हम गरम करते हैं तो आप देखते हो कि किसी हैंडल से पकड़कर जब हम उसे अग्नि में या मोमबत्ती की ज्वाला पे हम देते हैं या किसी भी माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि जो औजार बनाते हैं उन्हें भी देखा होगा कि किस तरह से वो आग पर गर्म करते हैं उसको और फिर पीट कर उसको आकृति देते हैं। तो पीट के क्या होता है, गर्म करने से वो नरम हो जाता है और जो है उसको आकृति बदल सकते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो छड़ होती है जब हम उसे गर्म करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद उसका लास्ट तक उसका जो कोना है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए हम किससे पकड़ के करते हैं उसे, एक छड़ से पकड़कर उसे गर्म करते हैं, ताकि क्योंकि जब वो उसका पहला कोना यानी पहला सिरा जब गर्म होता है तो धीरे धीरे एक कण से दूसरे कण पर जाते हुए वो लास्ट तक वो जो है गर्म हो जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं। दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। उससे तपिश तो होती रहती है, उसमें तपिश तो होती है लेकिन वो ज्वाला नहीं होती। जिस तरह से मोमबत्ती में आपने देखा ना कि उसमें एक ज्वाला जलती रहती है, एक लो जलती दिखाई देती है, लेकिन एक कोयले में, लकड़ी के कोयले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कांच की नली के बाहर निकलने वाले मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट, उसे संडासिक से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर इसे हटा लीजिए। आप क्या देखेंगे कि तार का एक भाग कि कांच की स्लाइड पर एक गोला काला वलय बन जाता है। जो कोने वाला हिस्सा होता है उस पर काला सा एक निशान बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बने जले कार्बनों के जमाव को दर्शाता है। यह पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। ध्यान दीजिए, तार का एक भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है तप्त हो जाता है। ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए भी सुनार इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर गर्म करते हैं, भारी भाग का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना सुनार को वो किस तरह से जो है गर्म करते हैं और फिर उसको आकृति भी प्रदान करते हैं। आप सफाई करते समय भी वो अक्सर ऐसा कार्य करते हैं।
याद कर घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे गैस है, कोयला, वो अंगीठी इस्तेमाल करते हैं ना, स्टोव इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है, ये ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है, वायु में सामान्य रूप से सुगमतापूर्वक जलता है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरा करता है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं तो कुछ सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची है, जैसे आप कंडे यानी उपले जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है, ईंधन के साधन हैं। तो आप इसके अलावा और जिन्हें जानते हैं आप वो भी एक सूची बना सकते हैं। ईंधन दक्षता, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से साधन को चुनेंगे? आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप अगर स्वयं करेंगे तो यह खतरनाक हो सकता है। किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन के प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं उससे कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, जैसे पेट्रोल, कोयला जलता है तो उसमें से कुछ जो है वायु निकलती हैं, गैस निकलती हैं, जिससे जो कि वातावरण को दूषित करती हैं। जैसे ईंधन का लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन नहीं कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ती भी होती है। कोयले का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग आमतौर पर अभी भी होता है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो कि मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। ये धुआं वातावरण में मिल जाता है और जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। जब हम लकड़ियों को लगातार काटते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम लगातार लकड़ियाँ काटते हैं तो वनोन्मूलन होता है। इससे जो है, वैसे भी लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं हमारी, कि अगर हम अधिकतर लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे कार्य अधूरे रह सकते हैं, बहुत सारे कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से विश्व उष्णन होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये तो सब बच्चों ने नाम सुना होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए,
क्योंकि जब गर्मी हो जाती है वातावरण में तो क्या होता है, बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है, जिससे कि नदियों का और समुद्र का जल जो है वो बढ़ने लगता है। जो नीचे इलाके होते हैं जो उनमें क्या होता है, वो पानी भर जाता है, वो डूब जाता है। इससे काफ़ी बच्चों हानि होती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जब ये अम्ल वर्षा होती है तो ये जो फसलों के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ये अम्ल वर्षा क्यों होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वर्षा, जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जब पानी में घुल जाती है, यानी वर्षा के जल में घुल जाती है, तो ये जब वर्षा होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। समझ आ गई बच्चों? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ने ले लिया है, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जो आमतौर पर आजकल व्हीकल चलते हैं उसमें सीएनजी गैस ही भरी जाती है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। अल्प मात्रा मतलब बच्चों बहुत ही कम मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए जब ये बहुत ही कम मात्रा में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करती है, तो इसीलिए इसे क्या माना जाता है? सेफ यानी सुरक्षित ईंधन माना जाता है। तो इसीलिए अब अधिकतर लोग सीएनजी और एलपीजी का प्रयोग करते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और जब पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहता है तो बच्चों व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें कम से कम प्रदूषण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि प्रदूषण वातावरण में जो है प्रदूषण ना हो। धन्यवाद बच्चों। आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इसके नोट्स हम अगले उसमें भेज देंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।